हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 4। दोस्तों देखो, लेक्चर नंबर 3 तक मैंने सारी बातें बता दी है, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 4 की ओर चलते हैं। लेक्चर नंबर 4 की ओर जब चलेंगे तो एक टर्म अभी रह गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम लोग सारी बातें डिस्कस करते हैं। एक टर्म रह गया है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, देखो यार, एरोमेटिसिटी में हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? हम एरोमेटिक कैरेक्टर को फाइंड करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है। तो कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं, तो जरा देखो कैसे निकाला जाता है। एक होता है एरोमेटिक और एक होता है बेटा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या है, जरा चेक करो। ये हक्कल रूल बोला जाता है। पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। इसके लिए भी मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन देखो दोस्त क्या है, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब सभी कार्बन sp2। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब जनरली क्या है कि सभी कार्बन क्या हो, sp2। तीसरी बात, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। 4n+2 क्या है, ये है नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जब आप इसके बराबर करो तो n की वैल्यू आनी चाहिए 1 2 3 4, ऐसा होल नंबर आना चाहिए एक्सेप्ट, ठीक है। यदि नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड की वैल्यू आप इसके बराबर करते हो और 0 1 2 3 4 आ रहा है तो वो एरोमेटिक है। और यदि आप इसकी वैल्यू 4n के बराबर करते हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। ये देखो, अब गौर समझिए। पहली कंडीशन कॉमन है, दोनों ही साइक्लिक होंगे। दूसरी कंडीशन कॉमन है, दोनों ही प्लेनर होंगे। तीसरी कंडीशन, जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, गौर सुनिए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन दोस्त रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यदि उनकी वैल्यू 4n+2 के बराबर रखने पर n = होल नंबर आता है तो वो एरोमेटिक, और 4n के बराबर रखने पर n = होल नंबर आता है तो वो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। वो एंटी एरोमेटिक कैसे करते हैं मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूं। अब फिर आपको एक सिंपल सा रूल भी बताऊंगा जिससे आप 2 मिनट में निकाल लोगे। जैसे देखो, हम बेंजीन को चेक करते हैं। चेक कैसे किया जाता है पहले ये सिखाते हैं। ये देखो, बेंजीन पहले बताओ साइक्लिक है या नहीं है, साइक्लिक है। दूसरी बात बताओ, प्लेनर है या नहीं। प्लेनर कैसे चेक करोगे, हर कार्बन sp2 होना चाहिए, हर एटम sp2 होना चाहिए। तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो sp2 तो होता ही है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 है तो sp2 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 sp2, सारे के सारे sp2 हैं तो ये प्लेनर है। फिर क्या होना चाहिए, तीसरी बात, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसको बराबर करते, कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं बेंजीन में। बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, 2 2 4 2 6। तो n की वैल्यू कितनी आई, चेक करो, n की वैल्यू आई 1। ये होल नंबर आया ना, तो ये एरोमेटिक हो गया। किसी ने कहा चेक करो ये एंटी एरोमेटिक है या नहीं, तो अब इसको 4n के बराबर करो, तो 4n = 6, तो 4n = फ्रैक्शनल, इसका मतलब वो एंटी एरोमेटिक नहीं है कि नहीं। अब इसको चेक करो, देखो बच्चों, इसको चेक करो, ये एरोमेटिक कैसे है पता चला, साइक्लिक है, प्लेनर है। 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ध्यान रखना डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, कि कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैल्यू आई n। अब इसमें चेक करो, साइक्लिक है दोस्त, है। प्लेनर है दोस्त, है। प्लेनर भी होगा ना ये, क्यों, sp2 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 sp2, सारे कार्बन sp2 है। अब आप निकालो
4n प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये डिलोकलाइज हो रहे हैं, दो ये देखो, तो 4n इक्वल टू कितना आया 2, n इक्वल टू कितना आया मेरे दोस्त हाफ, तो n इक्वल टू हाफ आ रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। तो जरा बताना यार दोस्त, यदि ये एरोमेटिक नहीं है तो फिर क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है तो फिर क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये एंटी एरोमेटिक है। और चाहो तो चेक कर लो, देखो 4n इक्वल टू कितना 4, n इक्वल टू 1, देखो एंटी एरोमेटिक हुआ ना, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, ये देखो ये क्या हो गया दोस्त, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो बात समझ पाए, 4n प्लस 2 इक्वल टू डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन करते हो, यदि n की वैल्यू होल नंबर आए तो एरोमेटिक, और n की वैल्यू यदि फ्रैक्शनल आए तो एंटी एरोमेटिक, या चाहो तो इसके बराबर करो, तो इसके बराबर किया ही नहीं करो, बस इसी से निकाल लो, क्या 4n प्लस 2 इक्वल टू नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 इक्वल टू नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यदि नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, यदि नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू कितनी आ गई होल नंबर, तो एरोमेटिक, और होल नंबर नहीं आ रही है तो एंटी एरोमेटिक। जैसे मैंने कहा ये चेक करके बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं, तो देखो साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है क्योंकि सारे कार्बन sp2 है, चेक करो आप, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है और प्लस भी sp2 होता है। अब आप चेक करो 4n प्लस 2 इक्वल टू कितना है, दो, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन तो है, ये तो प्लस चार्ज है, तो 4n इक्वल टू कितना आया 0, n इक्वल टू कितना आया 0, तो ये एरोमेटिक हो गया क्योंकि 0 भी है ना उसमें शामिल, n की वैल्यू है, तो देखो ये एरोमेटिक हो गया है। तो एरोमेटिक कैसे निकालोगे, ऐसे, बात समझ पा रहे हो एरोमेटिक कैसे निकालना है, किसी को दिक्कत तो नहीं है कि एरोमेटिक कैसे निकाला जाएगा, क्लियर। ये देखो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, हम ऐसे निकालते हैं, मगर यार जो सब करते हैं वो तुम जानते हो, मैं करता नहीं हूं। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूं कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे निकालते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जरा देखो, इसी जगह पे बता रहा हूं, देखो आप इसको क्या करो, पहले ये चेक कर लो साइक्लिक है या नहीं, फिर ये चेक कर लो क्या प्लेनर है या नहीं, यदि साइक्लिक और प्लेनर है तो बस इसको कुछ मत करो, ये जो प्लस चार्ज है ना इनको ब्रेक कर दो, ऐसे प्लस माइनस ये ब्रेक कर दो, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाइएगा, ब्रेक कर दिया ना। यदि माइनस चार्ज के नंबर इवन आ रहे हैं, यदि माइनस चार्ज जो है ठीक है उसका नंबर क्या आ रहा है ऑड, तो एरोमेटिक है, तो वो क्या है एरोमेटिक, और यदि इवन आ जाए तो वो एंटी एरोमेटिक है। चेक करो इसको प्लस माइनस, फिर ये वाला ब्रेक कर दिया प्लस माइनस, अब बताओ माइनस चार्ज का नंबर क्या आ रहा है इवन, इवन आए तो क्या है एंटी एरोमेटिक, आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये देखो कॉन्सेप्ट समझ पाए, यदि माइनस चार्ज की वैल्यू इवन ऑड नंबर में आती है 1 2 3 तो एरोमेटिक, 1 2 तो एंटी एरोमेटिक। अब चेक करो इस प्लस को ब्रेक करो, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ऐसा ही आएगा। अब बताओ माइनस की वैल्यू कितनी है ऑड है, तो ये एरोमेटिक होगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप ये रूल लगाओ 4n प्लस 2 इक्वल टू बराबर करके n की वैल्यू निकालो, आप बस ये देख लो कि माइनस के नंबर कितने हैं, जितने माइनस के नंबर होंगे यदि वो इवन है तो एंटी एरोमेटिक, और यदि ये ऑड है तो एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, बात समझ पाए कॉन्सेप्ट क्या बताया है, देखो किसी ने कहा क्या ये एरोमेटिक है, देखिएगा बच्चों मेरे से पूछा गया क्या ये एरोमेटिक है, तो मैंने कहा अभी पता कर लेते हैं। देखो हमने इसको ब्रेक कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, हर पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, हर पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब माइनस काउंट कर लो 1 2 3 4 5, क्या है ऑड है, ये एरोमेटिक होगा, ये क्या है एरोमेटिक होगा। और ना मानो चेक कर लो, पहली बात साइक्लिक है, अब देखो हम रूल के हिसाब से चेक कर देते हैं, प्लेनर है, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। अब 4n प्लस 2 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 4n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 2,
देखा एरोमेटिक आया कि नहीं? और मेरे हिसाब से भी तो एरोमेटिक आया है, चेक करो, मेरे कॉन्सेप्ट से भी तो एरोमेटिक आया है ये है। तो हम लोग इतनी मेहनत क्यों करेंगे यार, 2 मिनट में हम चेक कर देंगे। जैसे ये देखो, हमसे उन्होंने पूछा जरा ये बताओ एरोमेटिक है या नहीं। देखिएगा बच्चों, ये देखो ये एरोमेटिक है या नहीं, तो ब्रेक कर लो, देखते ही पता चल जाएगा। एक माइनस ये है, एक प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कितने माइनस हो गए देखो, 1 2 3, तो क्या होगा एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा। चेक कर लो ना मानो, आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो, एरोमेटिक होगा। हमें बस ऐसे करना है, हम लोग और ज्यादा तकलीफ नहीं करेंगे, और जितने बॉन्ड होंगे उतने ही तो माइनस आते हैं। अब किसी ने पूछा ये बताओ पैरॉल एरोमेटिक है या नहीं, तो 2 मिनट में बता देंगे। जो लोन पेयर, अब जरा नोट डाल के सुनना, जो लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है उसको आप माइनस चार्ज मान के चलोगे। लोन पेयर यदि क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, हो रहा है, तो उस लोन पेयर को क्या कंसीडर करोगे, माइनस चार्ज कंसीडर करोगे, माइनस चार्ज मान लोगे, ठीक है ना, माइनस चार्ज कंसीडर करना है, कंसीडर करना है। ये देखो, अब ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा कि नहीं, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है ना, तो देखो एक माइनस चार्ज ये हो गया, देखो एक माइनस चार्ज ये हो गया, और एक माइनस चार्ज ये भी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, कितने माइनस हो गए 3, तो ये क्या है एरोमेटिक है। रहा है, तो उस लोन पेयर को क्या कंसीडर करोगे, माइनस चार्ज कंसीडर करोगे, माइनस चार्ज मान लोगे, ठीक है ना, माइनस चार्ज कंसीडर करना है, कंसीडर करना है। ये देखो, अब ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा कि नहीं, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है ना, तो देखो एक माइनस चार्ज ये हो गया, देखो एक माइनस चार्ज ये हो गया, और एक माइनस चार्ज ये भी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, कितने माइनस हो गए 3, तो ये क्या है एरोमेटिक है। बस ऐसे निकालना है, सिंपल। और चाहो तो उस रूल को लगा लो, रूल मैंने इसलिए पहले पढ़ाया है कि कोई बच्चा कहता है सर रूल पढ़ाया नहीं, और मैं तो यार ये भी नहीं लिखता हूं, क्यों, लोन पेयर एक माइनस और जितने बॉन्ड उतने माइनस, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक माइनस एक प्लस बनाओगे ना, बात समझ रहे हो ना यार, देखो कॉन्सेप्ट को समझो यार, है ना, 2 मिनट में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई लोन पेयर एक माइनस और एक बॉन्ड का एक माइनस आएगा ना, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक माइनस एक प्लस जनरेट होता है, 1 2 3 एरोमेटिक। किसी ने पूछा ये बताओ यार सर आपकी बात मजा नहीं आ रहा है, जरा कुछ मजा ला के लाओ, मैंने कहा भी दे देते हैं मजा, तुम बताओ तो सही क्या पूछना चाहते हो। बच्चों ने कहा ये बताओ, प्रोपोलियम आयन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोलियम आयन। अब ये बच्चे पूछ रहे हैं कि बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं, तो मैंने कहा देखो गौर सुनिएगा, 1 2 3 माइनस चार्ज और नंबर में है, एरोमेटिक है, बात खत्म हो गई। माइनस चार्ज कितने हैं और नंबर में, लगाने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए कैसे, एक बॉन्ड का एक माइनस, 1 2 3 एरोमेटिक है। किसी बच्चे ने कहा अच्छा सर ऐसा नहीं चलेगा सर, आपसे हम कुछ टफ पूछेंगे जैसे आप बता ना पाओ। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आपकी इच्छाएं, बच्चों की इच्छा का हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। किसी ने कहा ये एरोमेटिक है या नहीं, तो मैंने कहा बता देंगे। जरा बताओ लोन पेयर को क्या मानना होता है, हम लोन पेयर को क्या मानेंगे, सब बच्चे बताएं लोन पेयर को क्या मानते हो। यदि लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है तो माइनस मानोगे, ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है ना, कोई एक लोन पेयर सिंगल डबल है तो एक माइनस ये हो गया, 2 3 फिर क्या है 3 माइनस है, एरोमेटिक है। और साइक्लिक और प्लेनर तो है, ये साइक्लिक है, प्लेनर चेक कर लो, सारा कार्बन sp2 है और 3 आ रहा है, 1 2 3 ब्रेक करके दिखाओगे, समझ गए यार, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक प्लस लाओगे एक माइनस, एक प्लस लाओगे एक माइनस, तो 2 बॉन्ड है तो 2 माइनस ये, 1 माइनस लोन पेयर का, 3 एरोमेटिक है
है कि नहीं। तो बच्चों ने कहा नहीं यार सर, थोड़ा और खेलते हैं। मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा है। तो देखो बच्चों ने क्या किया सर, कहा कि इसको मॉलिक्यूल को बताओ, ये एरोमेटिक है या नहीं। पिरीडीनियम, ये देखो पिरीडीनियम, ये एरोमेटिक है या नहीं। तो मैंने कहा पहली बात तो एक नोट सुनो, इस नोट को पहले ध्यान रखो। नोट क्या है, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन पर माइनस आएगा या डबल बॉन्डेड कार्बन पे लोन पेयर आएंगे तो ये डिलोकलाइज नहीं करेंगे, नॉट डिलोकलाइज। ध्यान रखिए, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन पर माइनस प्लस आते हैं तो डिलोकलाइज नहीं करते। अब देखो लोन पेयर, सॉरी डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं, नाइट्रोजन लिखो, एक मिनट देखिएगा, नाइट्रोजन, ये देखो यदि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ठीक है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया या माइनस आ गया तो वो डिलोकलाइज नहीं करेगा, ध्यान रखिए। अब देखो ये जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहे हैं। तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 माइनस है तो एरोमेटिक है, 3 माइनस आ रहे हैं ना तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये देखो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। क्यों, ये वाले लोन पेयर क्यों नहीं काउंट किए, क्योंकि ये डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, नॉट डिलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर जो है मेरे बच्चों वो क्या है, डिलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। प्रीडीन के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो डिलोकलाइज नहीं होते हैं। ध्यान रखिए डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होंगे वो डिलोकलाइज नहीं होंगे, वो फिक्स होंगे। उनकी जगह पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है, ये वाला पाई सिंगल डबल सिंगल डबल, बात समझ रहे हो। उनकी जगह कौन डिलोकलाइज हो रहा है, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो पहचान ही लो, 2 4 एंटी एरोमेटिक भी लिख देता हूं। ये देखिए ये लोन पेयर जो है मेरे बच्चों वो क्या है, डिलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। प्रीडीन के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो डिलोकलाइज नहीं होते हैं। ध्यान रखिए डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होंगे वो डिलोकलाइज नहीं होंगे, वो फिक्स होंगे। उनकी जगह पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है, ये वाला पाई सिंगल डबल सिंगल डबल, बात समझ रहे हो। उनकी जगह कौन डिलोकलाइज हो रहा है, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो पहचान ही लोगे, 2 4 एंटी एरोमेटिक भी लिख देता हूं। ये देखिए 2 4 एंटी एरोमेटिक लिख देता हूं, इसको पहचानिए। आप लोग करते जाएं और बताते जाएं कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ये देखो अब इसको देखो कितने पाई बॉन्ड है, 2, तो माइनस कितने आएंगे, 2, और 2 माइनस तो इवन है, इवन है तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहां चेक करो, यहां पर माइनस कितने आएंगे, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 आएंगे, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। यहां चेक करो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक ये और एक ये डिलोकलाइजेशन में है, 2 एंटी एरोमेटिक हो गया। जब इस पे प्लस आता है तो एरोमेटिक, जब माइनस आता है तो एंटी एरोमेटिक। ये देखो क्योंकि 2 माइनस है ना, और चाहो तो आप उस रूल से निकाल लो जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे निकाल लो, बात एक ही है यार। हम ऐसा नहीं कह रहे कि उससे निकालोगे तो गलत आएगा, उससे भी वही आएगा जो हमने निकाला है। किसी ने कहा सर ये बताओ, देखो कभी कभी क्या होता है मॉलिक्यूल का वो ज्योमेट्री चेंज कर देते हैं। जैसे ये देखो बच्चों, किसी ने कहा सर ये बताइए ये मॉलिक्यूल कैसा है। तो देखो ऐसे मॉलिक्यूल कभी आए तो पहले बॉन्ड को ब्रेक करो अपने हिसाब से, ये वाला बॉन्ड आप अपने हिसाब से ब्रेक करो, ये वाला। और इस बॉन्ड को जब आप ब्रेक कर रहे होगे, कौन सा बॉन्ड मैं बता रहा हूं, देखो ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड आपको अपने हिसाब से ब्रेक करना है। 1 मिनट कलर चेंज कर दूं इसका, ये वाला बॉन्ड आपको अपने हिसाब से ब्रेक करना है, ये वाला। अब जब बच्चों ये बॉन्ड आपको अपने हिसाब से ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करोगे जरा समझो। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे कि दोनों एरोमेटिक हो जाए। कोशिश अपनी ऐसी है कि इनको ऐसे ब्रेक करो कि दोनों एरोमेटिक हो जाए। तो दोनों एरोमेटिक कब होते हैं, जब यहां पर भी ऑड हो, यहां पर भी ऑड हो, तो एक डबल बॉन्ड यहां है और 2 डबल बॉन्ड यहां है। तो यार एन माइनस चार्ज की वैल्यू वैसी लानी ना, ऑड नंबर, माइनस चार्ज की वैल्यू ऑड नंबर लानी, तो यहां तो पहले से ऑड है, यहां इवन है, तो ये बॉन्ड इधर घुमा दे तो ये ऑड हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, ये देखो
बात समझ पाए? अभी हो सकता है ना समझ पाए हो, ऐसे ब्रेक किया। देखो जब भी कहीं किसी ऐसे मॉलिक्यूल को पूछे कि एरोमेटिक है या नहीं जिसमें दो रिंग जुड़ रही हो, तो जब दो रिंग जुड़ रही हो तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक करोगे दोस्त? पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे कि दोनों एरोमेटिक हो जाए। कोशिश ये है। तो तुम कैसे जानोगे कि दोनों एरोमेटिक हो जाए? यहां कितने पाई बॉन्ड है? एक। यदि पाई बॉन्ड एक है तो माइनस चार्ज की वैल्यू भी एक आएगी। एक क्या है? और, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहां कितने पाई बॉन्ड है? दो, तो माइनस चार्ज की वैल्यू भी दो आएगी, और माइनस चार्ज दो आया तो एंटी एरोमेटिक हो गया। तो इसको एरोमेटिक करने की कोशिश करो। एरोमेटिक तभी होगा जब बॉन्ड ऐसे कर दो, तो दो माइनस यहां आ जाएंगे, एक इसकी वजह से आ जाएगा, तो तीन हो जाएंगे, और तीन हो गए तो एरोमेटिक हो गया। तो अब देखो ये वाला पार्ट भी एरोमेटिक, ये वाला पार्ट भी एरोमेटिक, तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं? होल मॉलिक्यूल क्या हो गया? एरोमेटिक। एक दो तीन, बात समझ गए? यदि कोई ऐसा कंपाउंड पूछता है जिसमें दो रिंग ज्वाइंट कराई जा रही हो, तो जब दो रिंग ज्वाइंट कराई जा रही होंगी तो हमें पाई बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो हम ऐसे पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे कि वो एरोमेटिक बन सके। ऐसे कैसे ब्रेक करोगे? तो बस देख लोगे तुम अपने हिसाब से। जैसे ऊपर वाला पार्ट एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए? निगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या चाहिए? ऑड। तो ऑड के लिए एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है तो निगेटिव भी एक ही आएगा। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में एक प्लस एक माइनस आता है ना। तो यहाँ n इक्वल टू निगेटिव वैल्यू क्या है? ऑड नंबर में है तो एरोमेटिक। यहाँ निगेटिव वैल्यू इवन नंबर में है तो एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो उसको मुझे एरोमेटिक बनाना था, इसलिए बॉन्ड नीचे की ओर ले आए। तो तीन हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे तो ये भी एरोमेटिक। दोनों एरोमेटिक है, स्टेबिलिटी बहुत हाई है। अब ये वाली भी सिचुएशन बता दी। अब जरा देखो थोड़ा सा और, ठीक है, जहां पर आप फंस सकते हो या जो अलग टाइप के। नोट नंबर 1, देखो इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान दो। ये मॉलिक्यूल के बारे में जो जानता होगा वही बता पाएगा, चाहे आप हो या हम, दोनों में से कोई भी हो। देखो इसमें क्या है, आप अच्छे से देखो तो आपको लग रहा होगा कि ये एरोमेटिक है। ये देखो, चेक करो, जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है तो n की वैल्यू निगेटिव 5 आएगी, 5 आएगी तो ऑड है, एरोमेटिक है। तो यार ये एरोमेटिक नहीं होता। और क्यों नहीं होता? उसके पीछे रीजन बताता हूं। यहां का जो ये हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये इतने पास होते हैं कि इनके बीच में रिपल्सन आ जाता है ना? स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये प्लेनर नहीं रह जाता, नॉट प्लेनर। और जबकि देखो हर कार्बन क्या है? sp2 है, मगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। ये मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर नहीं है। चेक करो, लग रहा है प्लेनर, सब कार्बन sp2 है, मगर रियलिटी में ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपल कर देते हैं तो ये प्लेनर नहीं होता। और प्लेनर न होने की वजह से ये क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। एंटी भी नहीं है, ये जो है एंटी भी नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। तो ये जब भी आएगा गलत करोगे, और तुम नहीं, हम भी गलत करेंगे, क्योंकि किसको पता है कि ये हाइड्रोजन इतना रिपल्सन करेंगे कि ये नॉन प्लेनर हो जाएगा? किसको पता है? देख के पता चल रहा है? नहीं। तो ऐसा केस तो याद ही रखना पड़ेगा, चाहे तुम हो चाहे हम। ना तो तुम्हें पता चलेगा ना हमें पता चलेगा, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह का एक और नोट है, इसको देखो, कॉट, सब बच्चे इसको जानते हैं। 8 मेंबर की रिंग बनानी है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। अब देख के बताओ, ये लग रहा है एंटी एरोमेटिक है ना? मगर ये भी नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या करता है? कॉट की तरह एग्जिस्ट करता है, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है। और ये भी क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये भी प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। TOT, कॉट। तो जरा ध्यान दो, ये दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक की बू आती है। मतलब समझ में आता है कि ये, जैसे ये लग रहा है एरोमेटिक है तो ये नॉन एरोमेटिक है, ये लग रहा है एंटी एरोमेटिक है तो भी ये नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि भैया एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर होना जरूरी है। ये तो प्लेनर ही नहीं है, ये तो प्लेनर ही नहीं है। पहली दो कंडीशन यदि किसी में नहीं फॉलो हो रही हैं तो वो नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। ये तो प्लेनर नहीं है और ना ये प्लेनर है, तो जब ये प्लेनर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक बोले जाएंगे। जबकि इसके पास एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है, माइनस चार्ज कितने हैं? इवन नंबर में, इवन नंबर तो एंटी एरोमेटिक।
मगर दोस्त ये एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ये इस तरह से होता है, जिसकी वजह से ये एक प्लेन पर रुक नहीं पाता है। तो ये दो मॉलिक्यूल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहीं पर भी आएंगे तो हम लोगों को तकलीफ देंगे, मतलब गलत हो जाएंगे, तुमसे भी हमसे भी। तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पहचानना सीख गए। एरोमेटिक किसे कहेंगे, एंटी एरोमेटिक किसे कहेंगे, ये तो हम पकड़ लेंगे। और दो आपको स्पेशल केस बताए। अब जरा देखो इनकी स्टेबिलिटी। यदि हम बच्चों इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो यार इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, सबसे पहले आते हैं एरोमेटिक, फिर आते हैं नॉन एरोमेटिक, ये देखो, अब फिर आते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ये देखो, यदि स्टेबिलिटी का ऑर्डर करें तो ये ऐसे आएंगे। तो ध्यान रखिए कब एरोमेटिक है, कब एंटी एरोमेटिक है, कब नॉन एरोमेटिक है। जैसे ये देखो, हमसे यदि कोई पूछता है तो हमें ये बात चेक करनी पड़ेगी। ये है, ये है, ठीक है, और ये है। हमें किसको ज्यादा स्टेबल कहना चाहिए? देखिए ऐसे, एक मिनट रुक जाइए तो थोड़ा सा सही बना दें। देखो ऐसे। अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें? एक मिनट इसको भी थोड़ा सही कर दें। ये कौन सा ले रखा है यार? देखो प्यारे बच्चों, ओ ये है। अब ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखो ये एरोमेटिक है, क्यों? माइनस कितने आएंगे? ऑड नंबर में आएंगे, ऑड नंबर में आएंगे तो ये एरोमेटिक है। माइनस कैसे आएंगे? इवन नंबर में आएंगे, ये एंटी एरोमेटिक। मेरे दोस्त यार ये बात तो समझ गए ना प्यारे बच्चों? अरे भैया ये बात तो समझ पाए ना, ये एंटी एरोमेटिक कैसे है? जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस चार्ज कैसे आएंगे? इवन नंबर में आएंगे, क्योंकि जितने पाई बॉन्ड उतने माइनस चार्ज। और यहां पर देखो ये तो sp3 है, sp3 है तो ये तो नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये प्लेनरी नहीं है। तो स्टेबिलिटी क्या लगाओगे? पहले ए लिखोगे क्योंकि एरोमेटिक है, फिर सी लिखोगे, फिर बी लिखोगे, ऐसे स्टेबिलिटी। ठीक है ना? ये बात कही जा रही है कि यदि कहीं स्टेबिलिटी की बात आएगी तो कैसे करोगे? इस तरह से करोगे। अब जरा देखो यार बच्चों, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। माइनस कैसे आएंगे? इवन नंबर में आएंगे, ये एंटी एरोमेटिक। मेरे दोस्त यार ये बात तो समझ गए ना प्यारे बच्चों? अरे भैया ये बात तो समझ पाए ना, ये एंटी एरोमेटिक कैसे है? जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस चार्ज कैसे आएंगे? इवन नंबर में आएंगे, क्योंकि जितने पाई बॉन्ड उतने माइनस चार्ज। और यहां पर देखो ये तो sp3 है, sp3 है तो ये तो नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये प्लेनरी नहीं है। तो स्टेबिलिटी क्या लगाओगे? पहले ए लिखोगे क्योंकि एरोमेटिक है, फिर सी लिखोगे, फिर बी लिखोगे, ऐसे स्टेबिलिटी। ठीक है ना? ये बात कही जा रही है कि यदि कहीं स्टेबिलिटी की बात आएगी तो कैसे करोगे? इस तरह से करोगे। अब जरा देखो यार बच्चों, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। अब जरा थोड़ा सा दिमाग की बत्ती खोलिए, कई बातें एक साथ पढ़ा दूंगा। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बेंजोइक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। अब इन बात को जरा समझो,
अच्छा, अब इसको हम चेक करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चेक करना है। ये सारी बातें हमको पढ़नी है। अब ये बातें कैसे पढ़नी है जरा देखो, हम एक एक करके इनको चेक करते हैं। ये हेडिंग हटा दो, कार्बोकैटायन का अलग बताऊंगा, पहले कार्बे एनायन का बताता हूं, क्योंकि कार्बे एनायन के बताने से ये भी आ जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन, अब मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है दोस्त। कार्बे एनायन क्या होता है? यदि किसी से पूछा जाए तो कार्बे एनायन ऐसा होता है, बेंजाइल कार्बे एनायन की बात की जा रही है, ऐसा है ना, बेंजाइल कार्बे एनायन, बेंजाइल। बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे? यदि बेंजोइक एसिड होगा तो बेंजोइक एसिड मेरे दोस्त ये होता है। अब जब ये प्रोटॉन निकालेगा तो कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसे। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करोगे तो कैसे करोगे? फिनॉल ये होता है। अब प्यारे बच्चों जरा बताओ, यदि ये प्रोटॉन निकालेगा तो कैसा होगा? सबको पता है कि यदि ये प्रोटॉन रिलीज कर देगा तो ऐसा होगा, ऐसा है। तो जरा तुम मेरा बच्चों ये देख के बताओ कि इन सब में आ कैसा चार्ज रहा है? माइनस माइनस माइनस। हम क्या कहते हैं, हमसे पूछा जाता है एसिड की स्ट्रेंथ बताओ, तो हम क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन। ये कॉन्जुगेट आयन भी माइनस है, ये भी कॉन्जुगेट आयन माइनस है, और ये खुद माइनस है। तो इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक करने का रास्ता एक ही है। तो जो भी कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये तीनों पर एक साथ लग जाएगा, जो भी कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये तीनों पर एक साथ लग जाएगा। कैसे? अभी देखो समझाता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा यार इतना इजी था क्या? गौर से समझिएगा, पहले ये समझ लो ये तीनों कैसे बना रहे हैं, निगेटिव आयन बना रहा है। ये खुद निगेटिव आयन है, और ये प्रोटॉन निकालने के बाद निगेटिव आयन बना रहा है, ये भी प्रोटॉन निकालने के बाद निगेटिव आयन बना रहा है। तो यार स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो हम एक साथ आपको 3 क्वेश्चन देते हैं और तीनों क्वेश्चन को करके दिखाते हैं, और तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। देखिए किसी ने मेरे से पूछा इसकी स्टेबिलिटी बताओ। देखिए एक मेरे दोस्त ये है, इसको मैंने ए कहा, एक मेरे दोस्त ये है, इसको मैंने, देखते जाइएगा कैसे कर रहा हूं, है ना, ये है। एक मेरे दोस्त ये है, और एक मेरे दोस्त ये। अब ये कहा जा रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, ऐसे। अब इसी चीज को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, ऐसा कर दिया है। देखिएगा कैसा किया है हम लोग ने, ठीक है। एक मेरे पास ये है सिर्फ बेंजोइक एसिड, फिर ये है, ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से देख लो, या इसको इस तरह से कर लो। थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा? ऐसा मैं चेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी एक चीज पढ़ाई नहीं है और वो इस पे लग जाएगी तो आप कहोगे लो यार सर। तो हम लोग कुछ दूसरे ग्रुप लगा लेते हैं। दूसरे ग्रुप कौन से लगा लेते हैं? जो इन पे भी काम कर सके और उन पे भी काम कर सके, मतलब दोनों पे काम कर सके। तो हम लगा लेते हैं इस पर, हाँ दोस्तों, कौन से ग्रुप लगाएं, कौन से ग्रुप लगाएं जो दोनों पे काम कर सकें, दोनों के लिए आंसर बता सकें। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है? बहुत सारे ग्रुप हैं यार, कोई भी लगा दो। तो कोई भी कौन से लगा दे दोस्त? चलो अच्छा यही लगा रहने देते हैं। चलिए दोस्तों यही लगा देते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा, मैं बता दूंगा, आप देखते जाइए बस। ये देखो दोस्त, डिट्टो सेम बातें लिख रहा हूं, ऐसे लिखा। अब डी देखो यार, डी को भी मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया। सही है।
अच्छा, किसी बच्चे ने कहा सर ये भी लिख दो, तो मैंने कहा ये भी लिख देता हूं, फिनॉल। पहले फिनॉल लिखा, ए, बी हमने क्या बनाया, फिनॉल था, OCH3 लगा दिया, ठीक है, देखते जाइए। सी हमने क्या बनाया, फिनॉल था, OCH3 लगा दिया, और डी हमने क्या बनाया, फिनॉल था, OCH3। अब ये तीनों एक ही चीज है, देखने का आंसर है। अब देखो मैं एक का आंसर निकालता हूं, फिर आप दूसरे और तीसरे का आंसर डिक्टो वही लगा सकते हो। सॉल्यूशन, अब इनके सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं जरा समझिएगा। पहले बताओ ग्रुप कौन सा लगा है, ग्रुप लगा है OCH3। OCH3 रेजोनेंस कैसा देगा, मीजोमेरिक इफेक्ट इसका कैसा होगा, या रेजोनेटिंग इफेक्ट इसका कैसा होगा। यदि अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, प्लस m इफेक्ट शो करता है या प्लस r इफेक्ट शो करता है, मतलब वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, बेंजीन रिंग को माइनस चार्ज सपोर्ट करता है। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, यदि बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास लोन पेयर हैं, देखो इन सब के पास लोन पेयर है, यदि मैं बोलूं तो इनके पास लोन पेयर होगा ना, तो यदि बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास लोन पेयर हैं तो हमेशा वो ग्रुप कैसा होगा, प्लस m होगा। प्लस m का मतलब वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, मतलब बेंजीन रिंग को माइनस चार्ज सप्लाई कर रहा है, ठीक। तो यार इसका इफेक्ट, तो यदि हम m इफेक्ट चेक करें तो कैसा है, प्लस m है, और I इफेक्ट चेक करो तो कैसा है, माइनस I है। क्यों, हर इफेक्ट, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो वो माइनस I ही होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो वो माइनस I होता है, तो OCH3 भी माइनस I इफेक्ट ग्रुप है। अब मेरी बातों को गौर से समझिए, माइनस I क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो अब मेरे को बताना यहां पर कैसा चार्ज है, माइनस। जब दोस्त यहां पर माइनस चार्ज है तो हमारा स्टेबिलिटी का रूल क्या है कि यदि माइनस चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब प्लस m वाला क्या कर रहा है, प्लस m वाला तो इस माइनस चार्ज को और माइनस चार्ज दे रहा है, क्योंकि प्लस m का मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज देना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना, किसको, बेंजीन रिंग को। प्लस m का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है कि नहीं। तो जब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा तो माइनस और बढ़ जाएगा, और माइनस बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम। इसका मतलब रेजोनेंस स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, ठीक है। आई इफेक्ट क्या कर रहा है, आई इफेक्ट कैसा है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा, और माइनस चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यहां तक बात सही होगी। जो फंक्शनल ग्रुप लगा है मैंने उसका सबसे पहले m चेक किया और I चेक किया। m क्या था, m जो था उसको अपोज कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो माइनस चार्ज दे रहा है, और माइनस चार्ज देगा तो ये माइनस है, माइनस पे माइनस बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। I क्या कर रहा है, I क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, माइनस चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो I सपोर्ट कर रहा है, m अपोज कर रहा है, ठीक, ठीक है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, पहले मैं स्टेबिलिटी वाले कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी, सी की, मेटा वाले की। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी, मेटा। क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशन पे आर इफेक्ट काम नहीं करता है, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो बच्चों कहां डिलोकलाइज होता है, अल्टरनेट। तो इसकी अल्टरनेट लोकेशन कौन है, ये यहां पे माइनस लाएगा, यहां पे माइनस लाएगा, यहां पे माइनस लाएगा। उस जगह पे तो माइनस ले ही नहीं जाएगा जहां पे कार्बन है। तो मेटा पोजीशन वाले पे करता है, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो बच्चों कहां डिलोकलाइज होता है, अल्टरनेट। तो इसकी अल्टरनेट लोकेशन कौन है, ये यहां पे माइनस लाएगा, यहां पे माइनस लाएगा, यहां पे माइनस लाएगा। उस जगह पे तो माइनस ले ही नहीं जाएगा जहां पे कार्बन है। तो मेटा पोजीशन वाले पे आर इफेक्ट काम ही नहीं करेगा, तो आर काम नहीं कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो मेटा वाले पे अपोज है ही नहीं, सिर्फ सपोर्ट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी,
सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी? मेटा की आएगी। क्यों? क्योंकि आर और एम एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो डोमिनेशन तो एम का करोगे ना तुम। डोमिनेशन किसका करोगे? एम का, क्योंकि एम रेजोनेटिंग इफेक्ट है और डोमिनेशन एम का हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के रिजल्ट में स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। गौर से मेरी बात को समझते चलिएगा, एक बार समझाना है फिर अपने आप कर लोगे, बस एक बार अच्छे से समझ लो। पहले फंक्शनल ग्रुप का आर और एम निकाल लो, आर और एम आया, अब उनका कंक्लूजन निकाल लो। एम क्या कर रहा है? अपोज। आई क्या कर रहा है? सपोर्ट। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? अपोज। क्यों? आर इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टेबिलिटी को डिक्रीज कराया जा रहा है। अब इसमें एम है ही नहीं, जब इसमें एम नहीं है तो सिर्फ सपोर्ट है, आई स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा ये हो गया। फिर ये हो गया, क्यों? क्योंकि इन दोनों का एम इफेक्ट तो काम करेगा ना। आर्थो और पैरा पे जब ग्रुप लगा होता है तो एम इफेक्ट काम करता है। ये देखो, ये देखो, और कहां गया? ये देखो, माइनस पे माइनस आएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना। और ये माइनस चार्ज सप्लाई करते हैं। यदि बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो बेंजीन को माइनस देते हैं, ऐसे। तो आर इफेक्ट क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। चेक कर लो, दोनों में अपोज। तो सबसे ज्यादा क्या हुआ? सी हुआ, मेटा वाला हुआ। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। फिर कौन होगा? फिर होगा ए, मॉलिक्यूल। तो पहला हुआ मेटा, मेटा के बाद आया कौन? बेंजीनियम आया। ये देखो, फिर कौन आएगा? अब इन दोनों में अपोज है, मगर एम इफेक्ट तो इक्वल होता है। एम इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, रेजोनेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मगर आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आई इफेक्ट में मैंने एनडीपी पढ़ाया था ना, डिस्टेंस नंबर में। ये देखो, फिर होगा ए, मॉलिक्यूल। तो पहला हुआ मेटा, मेटा के बाद आया कौन? बेंजीनियम आया। ये देखो, फिर कौन आएगा? अब इन दोनों में अपोज है, मगर एम इफेक्ट तो इक्वल होता है। एम इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, रेजोनेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मगर आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आई इफेक्ट में मैंने एनडीपी पढ़ाया था ना, डिस्टेंस, नंबर और पावर। तो ये देखो, जस्ट बगल में लगा है। जब ये जस्ट बगल में लगा है तो ये क्या करेगा? आई इफेक्ट क्या करेगा? ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा, है कि नहीं? माइनस चार्ज कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आर्थो वाला ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है किससे? पैरा वाले से। आर्थो वाला ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है किससे? पैरा वाले से। तो आंसर क्या आया? आर्थो। अब सबसे लास्ट क्या आएगा? पैरा। देखो, आर्थो और पैरा को डिसाइड करेगा हमेशा आई। क्यों? क्योंकि आर्थो और पैरा पे जो ग्रुप है वो यदि सेम है तो इनका आर इफेक्ट सेम है, इसका और इसका आर इफेक्ट सेम है, तो इनको कौन डिसाइड करेगा? आई। आई इफेक्ट सपोर्ट कर रहा है तो आर्थो पहले आएगा, पैरा बाद में आएगा। यदि आई इफेक्ट अपोज कर रहा है तो फिर पैरा पहले आएगा, आर्थो बाद में आएगा। क्यों? अपोज कर रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा है तो कम अपोज कर पाएगा, और सपोर्ट कर रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा है तो सपोर्ट भी कम कर पाएगा। तो यदि आई इफेक्ट सपोर्ट कर रहा है तो पहले आर्थो आएगा फिर पैरा आएगा, और यदि आई इफेक्ट अपोज कर रहा है तो पहले पैरा आएगा बाद में आर्थो आएगा। अब देखो, ये ऑर्डर आया, ये ऑर्डर समझ स्टेबिलिटी का कैसे आया? भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात सिंपल सी है, चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब किसी ने कहा कैसे स्टेबिलिटी लगाई जाए, तो मैंने कहा देख लो, मैंने जो फंक्शनल ग्रुप लगाया उसका एम और आई चेक किया। एम इफेक्ट कैसा है? यदि एटम के पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को। यदि एटम के पास लोन पेयर है तो वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो माइनस लगा है और तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस और बढ़ जाएगा, माइनस बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब अपोज कर रहा है। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप माइनस आई होता है, ये माइनस आई है, माइनस आई सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। रिजल्टेंट एम आ गया, डोमिनेटिंग एम होता है, इसलिए थ्रू आउट स्टेबिलिटी डिक्रीज करा रहा है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? मेटा की। क्यों? क्योंकि आई सपोज कर रहा है और मेटा पे एम इफेक्ट लगता ही नहीं है। देखो, चार्ज कहां जाता है, ये देखो, उस पर गया ही नहीं है, इसलिए पहले मेटा आ गया। अब रेजोनेंस अपोज कर रहा है तो ये दोनों रेजोनेंस वाले हैं, इनमें रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, तो अपोज कर रहा है तो स्टेबिलिटी को और कम कर देगा, इसलिए न्यूट्रल वाला आ गया जिस पर कोई ग्रुप नहीं लगा।
और आर्थो और पैरा का कंपेयर जब भी करना हो तो आई इफेक्ट से होगा, क्योंकि उनका आर कांस्टेंट है। तो आई क्या है, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आर्थो वाला पहले आया है और पैरा बाद में। और यदि आई अपोज करता तो पैरा पहले आता, आर्थो बाद में। अब यही आंसर देखना, इसका आएगा, यही आंसर इसका आएगा। चेक कर लो, प्रोटॉन निकालने के बाद ये सब कैसे हो जाएंगे, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, जरा ध्यान दो। प्रोटॉन निकालने के बाद ये सब कैसे हो गए, ये सब माइनस हो गए ना। यहां पे इसका मतलब माइनस चार्ज, इसका मतलब माइनस चार्ज, इसका मतलब माइनस चार्ज, इसका मतलब माइनस चार्ज। अब यदि ये सब माइनस है तो बताओ आंसर क्या आएगा, यही तो आंसर आएगा। क्यों, अभी तुमने माइनस चार्ज की तो स्टेबिलिटी निकाली है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी, चेक करो। तो यदि तुम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हो तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही आएगी, सबसे ज्यादा आएगी सी की, मेटा वाले की। फिर किसकी आएगी, फिर बेंजोइक एसिड की आएगी, ऐसे। फिर किसकी आएगी, आर्थो की आएगी, ऐसे। सेम आंसर आएगा, चेक करो। फिर किसकी आएगी, पैरा की आएगी। ये देखो, ये आंसर आएगा। तो इस बात को समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, गौर से समझो। जो आंसर इसका लगा वही आंसर इसका है। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। भैया इन पे भी निगेटिव है, इन पे भी निगेटिव। प्रोटॉन निकालने के बाद निगेटिव चार्ज तो आएगा, और उस निगेटिव चार्ज को ही तो चेक करना है। जितना कम निगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो निगेटिव चार्ज कौन बताएंगे, आर, एम और आई तो बताएंगे। और डिट्टो सेम आंसर इसका आना है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन निकालने के बाद ये भी क्या हो गया, निगेटिव, ये भी क्या हो गया, निगेटिव, ये भी क्या हो गया, निगेटिव, ये भी क्या हो गया, निगेटिव। जब ये सब निगेटिव हो गए तो सेम ही सिचुएशन तो है, और जब सेम सिचुएशन है तो सेम आंसर है। सेम सिचुएशन है तो सेम आंसर है, ऐसा आंसर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसी वजह से तीनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं कि एक सॉल्व होगा तो अपने आप दूसरा सॉल्व हो जाएगा, एक सॉल्व होगा तो दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर एक काम की बात है, जो नोट डाल के लिख रहा हूं उसको जरा समझना, ठीक है। नोट है तो अच्छे से समझिएगा। यदि किसी में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो एसिड अपनी लोकेशन से एक नंबर बैक में चला जाता है, चला जाता है। जरा गौर समझो, यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की प्रोबेबिलिटी है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दोस्त, तो वो क्या करेगा, वो अपनी नंबर से एक मॉलिक्यूल पीछे चला जाएगा। वो क्या होगा, एक नंबर पीछे चला जाएगा। ऐसा क्यों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ऐसा देखो जरा, पीछे चला जाएगा।